ओके, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास हमने किया था मीन वेरिएंस, उसकी उसकी प्रॉपर्टीज। तो मीन वेरिएंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। और हमने जैसे मुझे याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन जैसे जो डाउट लोगों ने पूछ दिया लास्ट क्लास में, जो हमने एक क्वेश्चन स्किप किया था, मैं बोला था नहीं करेंगे अभी, है ना, जो क्वेश्चन वो वाला था, छोड़ दिया था मैंने। लाइक वाई है मैक्सिमम ऑफ 0, -x, सही था ना। एक्स रैंडम वेरिएबल, तो व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ वाई। तो इस तरह क्वेश्चन आगे आएगा फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे अभी तुम लोगों में से किसी ने पूछा था ऐसा कुछ ना, जेड बराबर मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो हाउ टू फाइंड सीडीएफ ऑफ जेड और पीडीएफ ऑफ जेड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये सब अभी आएगा, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे तो। और भी किसी का डाउट आई थिंक व्हाट्सएप पे आया था। ठीक है ना। जैसे था तुमसे पूछा एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब भी अभी हम नहीं किया, हम करेंगे, ये सब क्वेश्चन अभी आएगा। फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, लाइक जेड बराबर एक्स प्लस वाई है, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक पीडीएफ या सीडीएफ जो भी बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अभी करेंगे। अगर तुम खुद से कर रहे हो तो इट्स फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं, कोशिश करो समझने की, और नहीं समझ आ रहा तो भी कोई बात नहीं, जब हम करेंगे तो होगा, ठीक है। और ऐसे ही था एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, देन मैक्सिमम मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। सो अभी ये आएगा, ये सब चीज़ें अभी आगे आएंगे। ठीक है, तो ये सब आगे आगे करेंगे। पहले जो हम जैसे इस बुक को फॉलो करें तो इसी को ऑर्डर में करते हैं, फिर एंड में जो भी डाउट तुम्हारा है या कुछ टॉपिक अगर इस बुक में लगता है नहीं है तो वी कैन डू फ्रॉम अदर बुक्स, और हम उसको कवर जरूर करेंगे। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर करोगे क्वेश्चन तो उसमें समझ आ ही जाएगा कोई टॉपिक रह गया, कौन सा टॉपिक बात नहीं हुआ है, तो सब करना ही है। ओके, बाय द वे लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था वो, फाइंड किए थे ना, ज्योमेट्रिक का मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक कह रहा हूँ, कौन सा था, ज्योमेट्रिक था ना। और वही क्वेश्चन मुझसे आज टी आई फार में पूछ लिया उन्होंने, प्रूव करके दिखाओ, तो इंटरव्यू था टी आई फार का। तो ऐसे ही हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आगे मैं क्या स्टार्ट करूँ, इसमें है, इसमें जो टॉपिक है वो है एम जी एफ। अभी डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसका डिटेल में फाइंड करेंगे। तो उससे पहले आता है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो बताओ मुझे कोई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, पीजीएफ क्या होता है। हम्म, अच्छा इन्होंने सीधा सेवी इनक्वलिटी स्टार्ट किया, ओके। तो बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। किसी को पता नहीं है, बताना नहीं चाहते हो, ऐसा तो लग रहा है कि मुझे नहीं पता है, तुम बताओ मुझे आ जाए, ऐसा तो लग रहा तुम्हें। हम्म, सर मैथमेटिकल में जो एमजीएफ होता है वहीं पे ई की पावर टी को हम ए से डिनोट कर देते हैं, तो वही प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है। हाँ, तो जैसे क्या है, इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन मैं डिनोट कैसे करूँ, ठीक है, करेक्ट है। तो ये ऐसा डिफाइन होता है,
प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। तो इसको मैं नोटेशन क्या लूँ, पी जी एफ ऑफ एक्स, सभी ऐसे करते हैं, मतलब एक्स ये टी का फंक्शन रखते हैं या एस का फंक्शन रख सकते हैं। तो कुछ बुक में एस का फंक्शन लेता है, कुछ में टी का फंक्शन लेता है ना। तो नोटेशन ये है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स जो कि टी का फंक्शन लेंगे, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की पावर एक्स। ठीक है, अभी डेफिनेशन याद रखना है तुम्हें बस, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की पावर एक्स। ठीक है, ये है। और एक्सपेक्टेशन तो पता ही है हम लोगों को। अब जैसे मान लो अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जैसे हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो ये सबको पता है डिस्क्रीट है, तो एक्स आई इंटू पी आई या एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, और एक्स की जो भी वैल्यूज है ना, समेशन ओवर एक्स। जैसे अब यहाँ पे हमें क्या आ गया, एक्स की जगह एक्सपेक्टेशन निकालना है टी की पावर एक्स का। तो जस्ट आइडिया लो, जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की पावर एक्स, तो क्या होगा, समेशन टी की पावर एक्स, समेशन ओवर एक्स और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल, सिंपल। तो ये होगा, ठीक है, इस तरह डिफाइन कर सकते हो। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वैसे ही समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जो कि टी का फंक्शन होगा, है ना, और एक्स की जो भी वैल्यूज पॉसिबल है उस पर इंटीग्रेट हो रहा है, तो एक्स और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं समेशन में। और अगर कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट के लिखा है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सर इसको हाँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं। नहीं, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन अलग आगे आएगा। तीन तरह का जेनेटिक फंक्शन है, एक प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन है, एक मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तीनों रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों, मतलब तीनों लगभग रिलेटेड ही, ठीक है ना, एक ही पेड़ के तीन ब्रांच है तो समझिए। तो बट थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। तो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन, जो अलग है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से, वो एमजीएफ का है। तो उस पर आएंगे, अभी इसके बाद आएंगे उस पर। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अगर ये वर्ड आता है तो। सर रैंडम वेरिएबल को सर पावर सीरीज के टर्म में लिखते हैं सर, उसको भी तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ही बोलते हैं ना। रैंडम वेरिएबल को पावर सीरीज के टर्म में, ये सर जैसे ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर ए थ्री जेड की टर्म में लिखते हैं ना, तो उसको भी जनरेटिंग फंक्शन ही बोलते हैं ना। वहां से भी तो फाइंड करते हैं किसी भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन रहता है तो। एक्चुअली तुमने ये देखा होगा, एक्चुअली क्या है ना, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन में आता है, उसको हम बोल देते हैं जेनेटिक फंक्शन है। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है, मतलब वो तो तुम जब जैसे एम जी एफ अभी लिखेंगे हम, तो ई की पावर टी एक्स, तो उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो सीरीज बनती है। जैसे यहाँ तो सीरीज नहीं बना सकते इसको हम, टी की पावर एक्स को, अब वो एम जी एफ में सीरीज बनाते हैं। और मेनली जनरेटिंग फंक्शन का डेफिनेशन यही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या है, जैसे तुम अभी एम जी एफ इसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब वो एम जी एफ में होता है, तुम कह रहे हो हम सीरीज में लिख पाते हैं, मतलब लिख सकते हैं उसको एम जी एफ को, एंड देन वो मूवमेंट जनरेट करता है। वही बात है, एक्चुअली इसका नाम भी जनरेटिंग फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये भी मोमेंट को जनरेट कर सकता है। इसको अगर ब्रेक करोगे, दिस ऑल्सो जनरेट। और इसको भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, जैसे अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखूँ नहीं क्या। सर, जैसे पॉइजन का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको भी यदि हम ब्रेक करते हैं ना पावर सीरीज के टर्म में, तो वो भी तो जो उसका जनरेटिंग फंक्शन जो जनरेट होता है ई टू दी पावर लैम्डा ई टू दी पावर टी के जगह में जो हम माने हुए रहते हैं एस, वही आ जाता है, एस हाँ माइनस वन जो आता है वही। तो हाँ उसको तो सेम है ना ये और वो पावर सीरीज के टर्म में जो आता है सर। हाँ, सेम है अगर तुम इसको एक्सपेंड कर पाते हो, लेकिन तुम देखना ये एक्सपेक्टेशन है, वो पीडीएफ में हम अभी बात नहीं कर रहे, मतलब वो सेम आ सकता है, जनरेट कर सकता है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अब वो आ सकता है, वो मुझे देखना पड़ेगा तो तुम किसकी बात कर रहे हो, है ना। तो अभी बस हम डेफिनेशन बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तुम अगर असली में देखोगे तो किसी बुक में जैसे डिफाइन किया होगा, किसी में एस की पावर एक्स है, किसी में टी की पावर एक्स है। फिर इसी में टी की जगह तुम ई की पावर टी एक्स रख देते हो, मतलब ई की पावर टी रख देते हो, तो तुम्हारा
वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है। इसी में टी की जगह अगर ई की पावर आई होता है टी रख दो तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो जाता है ना। तो इसी से उसको डिराइव किया गया है। तो उसका मुझे भी नहीं पता तुम किसका डिस्कस कर रहे हो, आई थिंक उसका मुझे भी आइडिया नहीं है, तो यह कुछ सीधा है। ठीक है, या तुम मुझे भेजना अगर हो तुम्हारे पास कुछ तो सीधा। सर दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है सर? जैसे एमजीएफ का नहीं सर, मोमेंट्स को जनरेट स्टोकास्टिक करता है। प्रोसेस में पढ़े अच्छा अच्छा। थे, स्टोकास्टिक प्रोसेस में पढ़े थे ये ओपीजीएफ हम जो पढ़े थे पावर सीरीज हाँ के टर्म में। वो थोड़ा अलग होगा, मतलब उसमें होगा कुछ, मतलब ऐसा होते बहुत सारे। सर मोमेंट जनरेटिंग में x टू द पावर t हो जाता है। नहीं, अभी हम डिफाइन करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में क्या है कि अभी हम चलो आगे डिफाइन करते हैं। वो हो जाता है ई की पावर ई ऐसा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, मतलब टी की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं ई की पावर टी। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। सर हम्म। सर दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है सर? जैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो आपका मोमेंट्स को जनरेट करता है, लेकिन सर प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन को डेफिनेशन के टर्म में क्या बोलेंगे, क्या करता है ये ये भी फंक्शन क्या है इसका? ये भी मोमेंट जनरेट करता है। तुम ये जानते होगे कि तुम जब एम को मान लो डिफ्रेंशिएट करके टी को जीरो रखते हो, तुम्हें क्या देता है वो ई एक्स देता है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो रखते हो ना एम को, इसको, तो तुम्हें क्या हाँ देता है सर। ई एक्स देता है। तो वो चीज़ यहाँ भी है। इसको भी तुम एक बार डिफ्रेंशिएट करके, और अगर तुम टी को जीरो की जगह वन रखो तो तुम्हारा भी सेम आंसर देगा, ये भी ई एक्स देगा। ठीक है, तो वो थोड़े से मतलब सर दोनों को दोनों मोमेंट ही जनरेट करता है। जी, उसको इजी बनाने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी जनरेशन को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हमने टी को रिप्लेस किया ई टू पावर टी से। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बस मतलब एक्चुअली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसी के टर्म में लिखे जाते हैं, मतलब नेम अलग अलग है, ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं, बस ट्रांसफॉर्म किया गया है। इसको ट्रांसफॉर्म करके वो बनाया गया, जिसमें मैं लिख के दिखाता हूँ। तो मैं बस इसको डिफाइन कर रहा था। फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जैसे ई एक्स सबको पता ही है, हमने अभी पढ़ा था कि एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे अगर डिफाइन करोगे ई की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी रेस टू पावर एक्स, टी रेस टू पावर एक्स, तो क्या होगा, हमने एक्स को यहाँ रिप्लेस कर दिया टी रेस टू पावर एक्स। तो आगे भी राइट साइड में भी आप एक्स को रिप्लेस कर दोगे टी रेस टू पावर एक्स, टी रेस टू पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूअस, वही बात है, यहाँ वो यूज़ करना। अब आते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। बस अभी डेफिनेशन याद रखो, बाकी किसी भी क्वेश्चन में हम फाइंड कर सकते हैं। मुझे किसी एक का तुम एग्जाम्पल लेके देख लो, तुम्हें किसका फाइंड करना है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी भी एक पीडीएफ का फाइंड करता हूँ। तो इसमें इन्होंने अच्छा, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो, चलो पहले मैं एमजीएफ डिफाइन करता हूँ, फिर हम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अगला टर्म आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट में इसको एमजीएफ बोलते हैं। तो क्या है कि एमजीएफ ऑफ और रैंडम वेरिएबल। सर एक बार स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये पीजीएफ था, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टी रेस टू पावर एक्स। एंड नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो एमजीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल लाइक एक्स है, तो इसका डेफिनेशन तुम मंगा के लिख देते हैं एमजीएफ ऑफ एक्स। ये भी फंक्शन ऑफ टी होगा, और यहाँ क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू पावर टी एक्स, है ना, यही डेफिनेशन है। बाकी उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस डिस्क्रीट में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली, इसको अगर नोटिस करो तो ये ई की पावर टी और इसकी पावर एक्स है। तो इस जो पीजीएफ था उसमें बस टी को हमने रिप्लेस किया है ई रेस टू पावर टी से। जो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है उसमें हमने टी को रिप्लेस किया है ई टी से। देखो उसमें क्या है कि तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लेना चाहूँ, पी जी एफ ऑफ
टी के जगह क्या रखना है, ई रेस टू पावर टी दिस। तो यही बात है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन में टी को रिप्लेस कर दो ई रेस टू पावर टी से, तो वो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन हो जाएगा ना। दोनों में अगर रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि क्या रिलेशन है दोनों में, तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन में टी के प्लेस पर अगर ई रेस टू पावर टी लेते हैं तो दैट इज मोमेंट जनरेटिव फंक्शन। तो ट्रांसफॉर्म किया गया है बस टी को, और इससे आगे एक्चुअली कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम रहता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म किया गया। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इन रिमार्क कि जो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन है दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी, मतलब इसमें हमने टी को रिप्लेस कर दिया ई रेज़ टू पावर टी से, दे विल गिव यू द सेम। तो मेनली आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, ये वाला, ठीक है, और एक्सटेंडेड डेफिनेशन लग सकता हो तो ये, तो इसको डिफाइन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी को डिफाइन किया, लाइक फॉर कॉन्टिन्यूअस या फॉर डिस्क्रीट, तो वैसे ही डिफाइन होगा। फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स, तो सिंपल है, समेशन ई रेज़ टू पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, और समेशन ओवर एक्स, जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है उस पर समेशन। ठीक है, और ऐसे कंटिन्यूअस के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स जो होगा इंटीग्रल हो जाएगा ई रेज़ टू पावर टी एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन और डिस्क्रीट के लिए समेशन, ये सब तुम जानते हो। फिर ऐसे ही आता है प्रॉपर्टीज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट आता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, उसको डिफाइन कर ही देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में, कि इसको शॉर्ट में सी एफ लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, तो सी एफ ये भी टी का फंक्शन है ऑफ एक्स, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स, इसका है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा टी एक्स। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें बस उन्होंने जो टी था बाद में उसको टी की जगह रखा ई रेज़ टू पावर टी, तो वो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन हो गया, उसी में टी को रिप्लेस किया ई रेज़ टू पावर आयोटा टी से, तो ये इसको बोला कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये सब डेफिनेशन है, डिफाइन किया गया, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, और इससे थोड़ा और सुटेबल हो जाता है, जैसे ये फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है आगे, वो इसीलिए क्योंकि ई रेज़ टू पावर आयोटा टी को तुम लिख सकते हो, हम लोग पढ़ा ना, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको हम ऐसा लिख पाएंगे। तो उससे क्या है कि कॉस साइन बाउंडेड फंक्शन है, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, मतलब बाउंडेड है तो इसकी हमेशा एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगी, ऐसा कुछ और रिजल्ट है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, बट मोमेंट जनरेटिव फंक्शन हमेशा जरूरी नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी देख सकते हैं हम, जैसे एक्सपेक्टेशन तो एग्जिस्ट करता नहीं है कौची रैंडम वेरिएबल का, हमने देखा था, तो इसीलिए मोमेंट जनरेटिव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये डेफिनेशन, अभी इस डेफिनेशन याद होगा, बाकी वैसे ही डिफाइन करेंगे, अगर मैं इसको अगर फिर से लिखूँ तो वही बात है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डायरेक्टली का लिखूँ मैं, तो वैसे ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा टी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर कौन डिस्क्रीट है तो समेशन लगा दो, सेम चीज, इनटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स, समेशन जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं पीडीएफ में, एंड फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सेम थिंग, ई रेज़ टू पावर आयोटा टी एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर आयोटा टी एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी लिमिट है एक्स की। ओके, तो अभी तो डेफिनेशन हमें देखा तीनों का, प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन जो था एक्सपेक्टेशन ऑफ टी रेज़ टू पावर एक्स, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स, एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई रेज़ टू पावर आयोटा टी एक्स। तो इसको ओपन कर सकते हो, cos टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी,
अब आते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज पे। तो जैसे इसमें है, या अगर मैं अगर जैम के सिलेबस में अगर तुम देखोगे तो उसमें मेंशन किया है कि मेनली वजह तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ही है। टू का नोटिफिकेशन नहीं आना, तो लाइक अगर मैं चेक करूँ इसमें जो इन्होंने ये तो फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया था ना, एक्सोमेटिक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन रूल थ्योरम, कंट्रोलिंग बेस थ्योरम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, तो इससे मोस्टली 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर भी हमने किया था। अभी जैसे हम ये कर रहे हैं पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ। ठीक है, फिर अब ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये भी करना है। और उससे पहले हम यहाँ आ गए हैं, तो हम यहाँ पे हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स एंड मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये अभी हम करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम। तो एक्सपेक्टेशन मतलब ये मीन हो गया, और यहाँ मेनली इसने मोमेंट्स एंड मोमेंट जेनेटिक फंक्शन वर्ड लिखा है। ठीक है, मोमेंट्स मतलब वही हुआ ये स्क्वायर ये इस तरह से मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो इसलिए जैम में क्वेश्चन तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे या प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन में नहीं मिलेगा। मेनली क्वेश्चन दे आर डायरेक्टली फ्रॉम मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। ठीक है, देन चेबीशेव इक्वालिटी अभी हम देखेंगे आज भी। तो इसके बाद जो लोग जैसे अभी जो डाउट वो लोग पूछ रहे थे वो इस टॉपिक के आप लोगों के डाउट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम जो कि हमने डिस्कस नहीं किया अभी। तो आई विल डिस्कस, इसको डिस्कस करूंगा मैं अभी। इसके बाद ये वाले टॉपिक जो है उसके क्वेश्चन है। ओके, तो मैं अब देखना क्या चाह रहा था बस कि सिलेबस में प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेंशन है क्या, तो वो नहीं है। ठीक है, मेंशन मेनली है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है। शायद ऐसे डेफिनेशन में बता दिया है, तो मेनली हमें सर मोमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए सर, इसमें हाँ काफी कंफ्यूजन हो अभी डिस्कस करते हैं। देखिए पहले एक दो डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकाल के देखो। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, अभी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कल वो रिफाइन कर पा रहे थे ना क्वेश्चन में, सीरीज बहुत वो सा आ गया था ज्योमेट्री का ई एक्स सर स्क्वायर। जी जी, सर, आपका साउंड बहुत धीरे धीरे आ रहा है। ऐसा है, पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता ये जूम पे क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर हम गूगल मीट पे क्लास रख सकते हैं, क्योंकि मीट पे काफ़ी अच्छी क्लास होती है। पता नहीं जूम में क्या प्रॉब्लम है, सबको ऐसे ही हो रहा है क्या, साउंड की थोड़ी नो प्रॉब्लम है? सर, नो सर, आ रही नो है। सर, नो सर। ओके, तो तुम साउंड बढ़ा के देखो, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है कोशिश करो, वॉल्यूम बढ़ाओ या फिर मैं देखता हूँ, मेरी तरफ से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लगता है कि ठीक है। ओके, तो अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम हमारा मेन फोकस होगा जैम पे जो सिलेबस में वो एमजीएफ है, हमारा मेन फोकस एमजीएफ पे होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस भी इसी पे आएंगे, वो प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में क्वेश्चन नहीं आएंगे। और नहीं आए हैं मतलब प्रीवियस ईयर पेपर तो आपके पास है ही 7-8 साल का, 7-8 क्या 15-16 साल के पेपर है। 2005 में जैम स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक तो 16 ईयर्स हो चुके हैं एग्जाम के। यू कैन सी द पेपर्स। ठीक है, तो मेनली ये है जो कि मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, e की पावर टी एक्स एंड टी क्या है यहाँ पे, मे बी एनी रैंडम वेरिएबल, बट एक्चुअली पूछते हैं कि ये कब एग्जिस्ट करता है। तो इसका कुछ जैसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, तो टी मस्ट बिलोंग टू सम नेबरहुड ऑफ लेस देन एच बोल दिया, एच कोई भी पॉजिटिव नंबर है, सो मॉड टी शुड बी इन द नेबरहुड ऑफ एच। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, लाइक इसको अगर तुम ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन सबको पता है, तो अगर उसको हम एक्सपैंड करना चाहें, चलो जैसे देखो, जैसे आप लोगों को पता है ई की पावर एक्स का, कोई बताओ मुझे व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। अभी लिमिट में देखा होगा तुमने एक्सपेंशन। सर 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आगे जितना लिखते जाओ। तो अब मुझे e की पावर tx का एक्सपेक्टेशन लिखना है, मतलब मैं e की पावर tx का एक्सपेंशन लिखता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, फिर बाद में मीन लगा दूँ। तो e की पावर tx का एक्सपेंशन लिख देते हैं। ठीक है,
तो लिखो 1 प्लस टी एक्स, मैं एक्स कैपिटल यूज कर रहा हूँ तो वहाँ कैपिटल लिखा है, एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, टी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, T4 x4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलस से, ये हमें पता है पहले से, टेलर सीरीज एक्सपेंशन या मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है जी, और ठीक है ना, कौन है भाई? हाँ, तो e रेज़ टू पावर टी एक्स को एक्सपैंड करेंगे तो 1 प्लस टी एक्स प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल टी क्यू एक्स बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। तो थोड़ा सा इसको मैं अगर अच्छे से लिखूं तो e रेज़ टू पावर टी एक्स 1 प्लस टी इंटू एक्स टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे ही टी क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू, फिर T4 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स 4 एंड सो ऑन। अब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दो, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर टी एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, तो 1 का तो कांस्टेंट का सेम ही रहता है, t बाहर कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ t, फिर ऐसे ही क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड ऐसे ही टी क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब। और ये एक्सपेक्टेशन एक नंबर होता है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये फंक्शन ऑफ t है। देखो ये सिर्फ फंक्शन ऑफ t आ गया एंड सो ऑन, आगे ऐसे चलता रहेगा। अब जैसे कोई MGF दिया हुआ है तो उसके एक्सपेंशन से डिसाइड कर, लाइक कभी एक दिया होता है तो यू कैन कंपेयर दैट, ओके दिस। अच्छा, जैसे अब इतना लिख ही दिया हमने, तो चलो जैसे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, चलो देखो अब सिंपली यू कैन सी नाउ, तो एक्चुअली ये जो एग्जिस्ट करता है, ये हमने जो सीरीज लिखे ना, ये जैसे एक्सपेंशन अबाउट जीरो होता है, जो e की पावर x का एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन अबाउट जीरो है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट जीरो। तो ये भी ऐसे ही है, मतलब t की वैल्यू जो होगी जीरो के नेबरहुड में होगी। अब क्या करना है, ये तुम्हारा MGF है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ mx ऑफ t। mx ऑफ t का मतलब MGF ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच इज अ फंक्शन ऑफ t, और इट इज 1 प्लस t टाइम ex प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ex स्क्वायर, एंड अगेन t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ex क्यूब, ऐसे चल रहा है एंड सो ऑन। चलो एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या होगा, एंड चलो t को 0 कर देते हैं, वो रिजल्ट है जो मैं लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट यू डिफरेंशिएट इट, देन यू रिप्लेस t इज इक्वल टू 0, मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं, mx डैश 0, mx डैश 0 से मतलब f डैश 0 का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एंड व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0, यहाँ mx डैश 0 है तो t को हमने 0 रख दिया है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बचेगा, t का डेरिवेटिव वहां से 1 होगा, बाकी सब में t रह जाएगा। सब डिफरेंशिएट करके देखो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t का डेरिवेटिव 1, ex तो कांस्टेंट है, तब ex स्क्वायर एक नंबर है, एक्सपेक्टेशन एक नंबर है, ठीक है, तो मेनली यहाँ बचेगा ex, फिर आगे जैसे होगा यहाँ पे करोगे डिफरेंशिएशन तो t स्क्वायर का 2t अपॉन 2 कट जाएगा, तो लाइक t इंटू ex स्क्वायर है, t को 0 पुट कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ t को 0 पुट कर देना, तो इन दैट केस यू, तो यहाँ से फाइनली क्या है, रिजल्ट क्या है एक्चुअली, सो व्हाट इज रिजल्ट, तो रिजल्ट ये है कि व्हेन यू डिफरेंशिएट वंस मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, आप करके देख लो, नोटबुक है सबके पास, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट फर्स्ट, इसको पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और बाद में t को 0 रख दो। क्या बोल रहा हूँ, हम कर रहे हैं m डैश t ऑफ x, तो ये 0 प्लस ex प्लस यहाँ होगा 2t अपॉन 2 फैक्टोरियल ex स्क्वायर, आगे ऐसे ही होगा 3t स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल ex क्यूब, ठीक है ऐसे। अब क्या कह रहा हूँ मैं, t को 0 रख दो, पुट t इज इक्वल टू 0, तो t को 0 रखने पे क्या होगा, mx डैश 0, t को 0 पुट कर रहा हूँ, तो डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे आगे जाके, इसमें t है और t को हम 0 रख रहे हैं, तो सिर्फ बचेगा हमारा ex, ठीक है,
ऐसे ही अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, तो लाइक m डबल डैश t ऑफ x। अब फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ पे ये 2t है, डिफरेंशिएट, अब ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 0, हाँ, तो ये 2t का डेरिवेटिव 2 बचा, 2/2 कट के मतलब ये सीधा बचा ex² खाली, और बाकी आगे जो होगा जैसे 3t² है तो इसका होगा 60/3 फैक्टोरियल e ऑफ x⁻³ एंड सो ऑन, आगे ऐसे भी t के टर्म्स होंगे। अब फिर से मैं बोलूँगा चलो t को आप 0 पुट कर दीजिए, तो t को आप 0 पुट करेंगे तो mx डबल डैश 0, तो यहाँ आएगा ex², ये आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हम करते जाएंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे तो ex³। तो ये हेल्पफुल होता है एक्सपेक्टेशन फाइंड करने में, और जनरलाइज करके इन जनरल कि अगर हम मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करें, ये n जो लिखा हुआ n टाइम डिफरेंस, फिर t को 0 पुट कर दे, ये इसी का दूसरा नोटेशन अगर लिखें तो लाइक dnx/dxn mxt, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करें n टाइम एंड वी आर पुटिंग t इज इक्वल टू 0 एंड पुटिंग t इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी इक्वल टू e ऑफ x की पावर n, ठीक है। So this is in general result. Differentiating moment generative function n time and then you replace t is equal to 0. Okay, so it generates moment. And this holds for all n belongs to natural number. For all n belongs to natural number. ठीक है, तो ये तो एक रिजल्ट है। और तो जैसे कल वाला जो क्वेश्चन था, जैसे हम फाइंड कर रहे थे, उसमें भी कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट यू फाइंड मोमेंट जनरेटिव फंक्शन एंड देन यू डिफरेंशिएट इट। तो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे इस फंक्शन को यूज करके, डेफिनेशन यूज करके, अब वो टी के टर्म्स में आएगा एंड देन यू सिंपली क्या करो उसको, जैसे मैं क्या बात करता हूँ, जैसे देखो ये क्लियर है सबको, ये जैसे मैं वेरीफाई करने की कोशिश किया। और सो क्वेश्चन ये था जो लास्ट तक हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x है q⁻x−1 इंटू p, ठीक है, यही कर रहे थे, एंड x कैन टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो हमने आपसे पूछा था व्हाट इज द ex, व्हाट इज ex², व्हाट इज ex³। तो ex² में प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उस सीरीज की वैल्यू डायरेक्टली सबको नहीं पता होगा, है ना, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज सो वी कैन फर्स्ट वी कैन फाइंड द mgf। तो चलो mgf अगर फाइंड करोगे तो दिस इज डेफिनेशन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻tx। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग समेशन e⁻t स्मॉल x and q⁻x−1 into p, x can take value from 1 to infinity। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, पहले मोमेंट जनरेटिव फंक्शन फाइंड कर रहा हूं। सो नाउ इक्वल टू इस समेशन में क्या है, x पे समेशन है, तो x वाले टर्म पे सिर्फ फर्क पड़ेगा, बाकी को बाहर कर सकते हो। जैसे p में कहीं x नहीं है तो p यू कैन टेक आउट, अगेन q⁻x−1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ q⁻x/q⁻1, ठीक है, तो वो वाला q बाहर आ जाएगा, तो p/q हमने बाहर कर दिया समेशन से। अब बचा समेशन e⁻t, इस पूरे की पावर x है, और यहाँ q⁻x, बाकी जो -1 था वो अपॉन q होके बाहर आ चुका है, तो x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है यहाँ तक। और अब क्या है, p⁻q समेशन x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, दोनों में पावर x है तो हम साथ ले सकते हैं, q e⁻t दोनों की पावर x है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी तक, तो इसका सम क्या होगा, याद है ना। सो व्हाट वी नीड द सीरीज, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 + t + t² + t³, अच्छा 1 से स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड सो ऑन। क्या होता है सम इसका जी, सर 1/1 -t। ठीक है, तो अगर ये 1 नहीं है तो 1 को हम उधर भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो
लाइक क्योंकि हमने एक्स को यहाँ 1 से स्टार्ट किया है बिकॉज वी हैव टेकन दिस। ओके, तो ठीक है, तो मैं इसको किसके इक्वल रखूँ फिर, P अपॉन Q, और इस जो समेशन है उसका आंसर क्या होगा, अगर x को पुट करेंगे 1 तो ये पहला टर्म t मान लेते हैं, दूसरा टी स्क्वायर टी क्यू, इस तरह से तो -1 बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस, और ये t के प्लेस में मेरा ये टर्म है, ठीक है, आप कंपेयर ठीक से करना। मैं बोल रहा हूँ अगर ये वाला 1 नहीं है तो ये वाला 1 राइट में जाके -1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा q e की पावर t -1 कर दो, फाइन। चाहो तो एलसीएम ले लो अगर रखना है तो, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। ठीक है, एक q है जहाँ p प्लस क्यू 1 होगा। ओके, यहाँ तक ठीक है ना सबका। तो अब क्या करो, जैसे ऐसे रखते हैं, अभी हमने ये फाइंड किया, और अगर और सिंप्लीफाई करना है तो नो प्रॉब्लम। तो ये क्या आएगा, p अपॉन क्यू, इसको एलसीएम ले लो तो -1 कट जाएगा, q ई रेस टू पावर t अपॉन 1 माइनस q ई रेस टू पावर t, यही आएगा ना, चेक करो एलसीएम लेके। अब q क्यू काट भी सकते हो, तो फाइनली ऐसा आ गया, p ई रेस टू पावर t अपॉन 1 माइनस q ई रेस टू पावर t। तो ये फाइनली हमने इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन फाइंड कर लिया, सिस्टमैटिक रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, अभी नहीं पता जो भी है नाम, अभी मान लो नहीं पता है, तो जस्ट हमने पी आपको पीएमएफ दिया है और हमारा काम था मोमेंट जेनेटिक फंक्शन फाइंड करना, जो कि हमने यहाँ फाइंड किया है, पी ई रेस टू पावर टी अपॉन दिस। कहीं मिस्टेक हो तो बताना, ठीक है, करेक्ट है। अब जैसे तुम लोग लास्ट क्लास में फाइंड किए थे इसका मीन, जो कि 1/p आया था, तो अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसके लिए तुम्हें कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, या पहले जैसे था तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली कर सकते थे, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। तो सब लोग या तो कोसेंट रूल लगाओ, जैसे तुम्हें समझ आ रहा है वैसे डिफरेंस लगा के डिफरेंशिएशन पहले करो अपने नोटबुक पे। सब लोग डिफरेंशिएशन करो कोसेंट रूल लगा के, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन। तो ये सबको पता होगा u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और यहाँ वेरिएबल t है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होता है कि u का डेरिवेटिव v एज इट इज, v का डेरिवेटिव u एज इट इज अपॉन v स्क्वायर। ओके, इसको अप्लाई करके मुझे बताओ आप लोग, ये जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। q/p। तुमने जीरो ही पुट कर दिया क्या, बिना t को जीरो पुट किए, मतलब इन टर्म्स ऑफ t आएगा ना कुछ। सर 1/1 माइनस क्यू ए टी का होल स्क्वायर। 1/1 माइनस क्यू ई टी होल स्क्वायर। ओके, सब लोग चेक करो, यही आ रहा है क्या, ऊपर वाला कहाँ गया, कट गया क्या। तो ऊपर में p आएगा सर न्यूमरेटर में। ओके, एक बार चेक कर लो। ये सर पी आएगा पी। तो एक सबको डिफरेंशिएशन आता है, इसलिए अब मतलब अगर फिर भी तुम कहोगे तो मैं कर दूंगा, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये सबको पता है कि डिफरेंशिएशन का। अब हमारा एम क्या था, मेरा एम ये था कि हम ई एक्स फाइंड करें एमजीएफ को यूज़ करके। तो ये जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया है, उसमें टी के जगह 0 रख दो। ये थोड़ा मैं वेट करता हूँ, जो लोग कर रहे हैं अभी करो, आई कैन वेट, नो प्रॉब्लम। तुम बोल भी सकते हो मुझे। अब इसमें जो डेरिवेटिव किया उसमें टी को 0 रख दो, तो क्या आएगा, p अपॉन 1 माइनस क्यू, टी को 0 पुट किया, e⁻t 1 हो गया, e⁻t 1 हो गया, तो पावर 2।
तो p प्लस क्यू हम 1 कंसिडर करते हैं, ये ऑब्वियस है। p प्लस क्यू इज 1 क्योंकि क्यू होता है वो टेलर की प्रॉपर्टी है। तो ये तुम्हारा आएगा p अपॉन पी स्क्वायर, जो कि आएगा 1 अपॉन p। ठीक है, यहाँ से आ गया। सिमिलरली डाउट नहीं ना, अब मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। आई कंटिन्यू दिस डबल डेरिवेटिव t। तो डबल डेरिवेटिव में कोई कोसेंट्रिक की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी हो जाएगा। तो p अभी मैं बाहर रखता हूँ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 माइनस क्यू ई रेस टू पावर टी की पावर 3। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लेकिन मुझे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो आई विल मल्टीप्लाई इट। नाउ हमने स्क्वायर इसको माना है, तो 1 माइनस क्यू ई रेस टू पावर टी का डेरिवेटिव, तो माइनस क्यू ई रेस टू पावर टी। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आएगा प्लस में 2p क्यू ई रेस टू पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई रेस टू पावर टी की पावर 3। अब तुम्हें जैसे डिफरेंशिएशन आता है वैसे करो आप लोग, तो आंसर बाय द वे सेम ही आएगा। तो ये डबल डेरिवेटिव आया। अब इसमें हम t को 0 पुट करेंगे, mx डबल डैश 0, t को 0 रख देते हैं, क्या आएगा 2pq अपॉन 1 माइनस क्यू की पावर 3। चेक करो। तो ये एक्चुअली आने वाला है, ये जो आ रहा है वो आएगा ई एक्स स्क्वायर। तो 2pq चेक करना, ये क्या होगा pq। ये अगर डिफरेंशिएशन सही था तो मैं इसी के आधार पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगा। सर वहाँ पे p इंटू ई का पावर टी आएगा। सर ई पावर टी आएगा वहाँ। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो यहाँ। गड़बड़ है। तो फिर अब क्वेश्चन टूल मुझे लगाना ही पड़ेगा, तो फिर दिस गोज राउंड। तो ये मुझे अब इसको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियाँ होती है थोड़ी थोड़ी। तो इसको अब फिर से मुझे क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ऊपर डी की पावर टी आ गया इसीलिए। तो इसको you can differentiate it with respect to t again using quotient rule, और देन जो भी आएगा टर्म उसमें t को 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास, चलो पेन पेपर चलाओ, तुम लोग कोशिश करो, मैं वेट करता हूँ थोड़ा। सब लोग ट्राई करो एंड पहले बोला करो जब अलग अलग आंसर आए यू टेल मी, सो दैट रेक्टिफाई हो जाएगा ना, गलतियाँ हो जाती हैं किसी मिस्टेक बाई मिस्टेक, है ना। ओके ठीक है, ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भी आया, सो यू कैन ट्राई दिस आल्सो। ठीक है, ट्राई करते हैं, इसको पहले कर लो। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आता है।
सर इसका रिजल्ट आया p इंटू ई पावर टी। p इंटू कॉमन ले हाँ टी हाँ कॉमन कर दीजिए, कोस्ट में कर दीजिए सर। 1 प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ई पावर टी। क्यू स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर ऊपर है। यस, -2 इसी में आगे सर, -2 ओके ठीक है, -2 क्यू स्क्वायर ई पावर टी का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ई टी। पावर टी का होल स्क्वायर। तो किसका, इसके साथ है या सिर्फ ई रेज़ टू पावर टी का है? हाँ सिर्फ ई पावर टी का होल स्क्वायर होगा सर, या तो आप कॉमन ले सकते हैं हमारे। ई रेज़ टू पावर 2t कर दो उसको, और सिर्फ ई रेज़ हाँ लाइक हाँ, वो ये बोल ये रहे भी हो? लिख सकते हैं सर। ये सर, चलो ठीक है, तो सर क्यू पे भी इस तरह से। कंबाइन कर सकते। नहीं सर, ई पावर 2 होगा होल स्क्वायर सर, अच्छा क्यू ऊपर स्क्वायर। होगा सर। इसको ई पावर टी का होल स्क्वायर होगा सर। ई पावर टी लिखिए, उसके बाद होल स्क्वायर। हाँ तो मतलब तुम ये बोल रहे हो, एक मिनट, क्यू स्क्वायर ई रेज़ टू पावर टी इस पूरे का होल स्क्वायर कह रहे हो क्या आप? नहीं सर, ई हम्म, पावर टी स्पेशली सर, ई पावर टी। तो टी का स्क्वायर स्पेशली, यस सर, ई पावर टी का होल स्क्वायर। मतलब ये बोल रहे हो तुम? हाँ यस सर, यस यस, बाय तो वही 1 बात। माइनस क्यू, 1 1 माइनस क्यू ई पावर टी का होल पावर 4। 4। इसमें नहीं सर, कंप्लीटली 4, कंप्लीटली यहाँ पे बस इतना ही रहने दीजिए, कंप्लीटली 4। 1 को भी कवर अप कीजिए। अच्छा अच्छा, तो इस पूरे की पावर 4 हो गया, ठीक है। यस, चेक कर लेंगे। तो बाकी लोग देखो भाई, इसको मैं सीधा करके ले देता हूँ। सो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बट यू कैन डू। और अगर ये करेक्ट है तो लाइक यू कैन गेट ई एक्स स्क्वायर है, इसमें जहाँ जहाँ तुम्हें टी दिख रहा है, तो ये तो हमने पहले थोड़ा गलत किया था। टी को 0 पुट कर दो, ठीक है। पी इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू की पावर 4। अब देखो कैलकुलेशन चेक करना, अगर सही किया है तो ठीक है, वरना मुश्किल होगा। तो पी 1 माइनस क्यू स्क्वायर, तो ऐसा क्यों आ रहा है? 1 माइनस क्यू तो पी है, तो पी की पावर 4 कर दो। तो यहाँ कुछ बराबर लग रहा है, देखते हैं। पी क्यू, क्योंकि 1 माइनस क्यू स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 प्लस पी 1 माइनस क्यू कर सकते हो, राइट, कैन डू 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू पी क्यू। 1 माइनस क्यू इज यू नो ऑलरेडी, 1 माइनस क्यू इज पी। सो पी तुम्हारा आ गया यहाँ, पी क्यू है, तो फिर से तुम्हारे पास आया 1 प्लस क्यू अपॉन पी स्क्वायर, एक पी कट गया। अब क्यू यू कैन राइट 1 माइनस पी, पी प्लस क्यू 1 होता है ना, क्यू को 1 माइनस पी लिख सकते हो। तो फाइनली वी रीच टू द कंक्लूजन दैट ई एक्स स्क्वायर शुड बी 2 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमने 0 पुट कर दिया, तो ई एक्स स्क्वायर जो हमारा यहाँ से आया है दैट इज 2 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। अब ई एक्स स्क्वायर आ गया है, और वहाँ से हमने फाइंड किया था ई एक्स, तो वेरिएंस निकालना आसान है। ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट नाउ, 2 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर, और ई एक्स आया था 1 बाई पी, तो 1 बाई पी स्क्वायर। तो फाइनली 2 माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर,
सो कैलकुलेशन के बाद होगा 1 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर, दैट इज यू कैन से क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, ये आया। चेक करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, आंसर कैन बी मैच्ड। ठीक है, वेरिएंस क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखो फॉर योर प्रैक्टिस। इसमें ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं, बस सिंपल है। पहले एमजीएफ निकाल लो यूजिंग डेफिनेशन, लाइक हाउ यू फाइंड द मीन। जैसे मीन निकालते हैं उसी बेसिस पे एमजीएफ फाइंड करो, और एमजीएफ आने के बाद उसका डेरिवेटिव निकाल कर टी को 0 पुट करो, डबल डेरिवेटिव निकाल टी को 0 पुट करो, उससे तुम्हें EX और EX स्क्वायर मिल जाएगा। एंड उसके बाद फिर वेरिएंस निकाल लो। सो एक क्वेश्चन तुम लोग करके देखो इसी का, और जैसा सिंपल है। सो PDF गिवन है, लाइक PDF इज fx of x e raised to power minus x होगा if x is positive and 0 otherwise. So question is what is the moment generating function of x। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। इसको ट्राई करके देखो उसी तरीके से। ये वाला डिस्क्रीट था जो हमने अभी किया है, दैट वाज डिस्क्रीट। ओके, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 1 2 3 डिस्क्रीट वैल्यूज थी, सो दैट वाज डिस्क्रीट। ये PMF दिया था, एंड यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस का करेंगे तो वैसे ही होगा ना, जैसे अब मुझे, चलो मैं करता हूँ। सो लाइक वी नो द डेफिनेशन e raised to power tx, so integration e raised to power tx into PDF fx of x dx। अब यहाँ लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी है, मतलब बाकी में तो 0 है ना। अभी तुम ऐसे लिख सकते हो, डेफिनेशन अगर लिखना है सिर्फ, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, बट नेक्स्ट टर्म जब लिखेंगे, सो वी नो दैट अदरवाइज इट इज 0, सो PDF 0 हो जाना है। सो जब x पॉजिटिव है उस केस में e raised to power minus x है, e raised to power tx into e raised to power minus x dx, इट इज 0 to infinity। अब इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन सबको आता ही है, सो यू कैन राइट इट, क्या चाहोगे, एक साथ कर लो, दोनों एक्सपोनेंशियल ही है। सो tx माइनस एक्स dx और 0 to infinity e raised to power x कॉमन ले लोगे तो t माइनस 1 dx। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, क्योंकि सिंपली इंटीग्रेट e raised to power x, तो e raised to power x, लेकिन कोएफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, एंड लिमिट इज 0 to infinity। अब देखो, जब इन्फिनिटी रखोगे तो e raised to power infinity into t माइनस 1 होगा, तो वैसे इन्फिनिटी आ जाएगी अगर ये नंबर पॉजिटिव रहा तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, t माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। क्यों नेगेटिव होना पड़ेगा t माइनस 1 को, तभी e raised to power माइनस इन्फिनिटी 0 हो पाएगा, तो 0 अपॉन t माइनस 1 होगा। माइनस है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, तो अगर ये t माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगी। सो t माइनस 1 हैज़ टू बी दिस लेस देन 0, तो वो 0 हो जाएगा, हैज़ टू बी नेगेटिव, एंड 0 रख दो तो 1 अपॉन t माइनस 1। तो फाइनली व्हाट यू गेट, दिस इज माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, और तुम इसको जाओ तो 1 माइनस t लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा t जो है वो लेस देन 1 ही होगा, उसी के लिए डिफाइंड है, बाकी के लिए नॉट डिफाइंड है। तो इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा, जस्ट वी फाइंडेड एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to power tx यूजिंग डेफिनेशन। ओके, अब रिजल्ट वेरीफाई करना है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
टी के रेस्पेक्ट में। बताओ जी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², बट टी का कोएफिशिएंट -1 है तो माइनस। -2 आ रहा है क्या? ओके चेक करते हैं। तो वेरिएंस तो इसका 1 है आंसर में। चेक करते हैं चलो। तो ये तो हमारा m डबल डैश आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ। डबल डैश टी तो 1/x² का डेरिवेटिव अगेन -2/x³ and the minus t has derivative -1. So finally you will get 2 सर 1 आ रहा है। हाँ ठीक है 1 - t का होल क्यूब। ठीक है ओके सो हमने m डैश टी निकाला। सो लाइक ex चाहिए तो ex चाहिए तो m डैश t में t को 0 रख देंगे। सो t को 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 ही आएगा ना? हाँ। और ऐसे ही ex² चाहिए तो डबल डेरिवेटिव में t को 0 रख देंगे तो यू विल गेट इट 2। ठीक है डबल डेरिवेटिव जो है को 0 रख देंगे दैट इज 2 and then we can find the variance. So ex² minus mean whole square. So ये 2 है -1² 1 तो आंसर आया 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक ये सिग्मा स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 ही आएगा। ठीक है दिस 1 वेरिएंस 1 मीन 1। ओके तो अभी तो हमने ऐसे ही सॉल्व किया है। दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है तो ये हमारे पास पीडीएफ था। तो द क्वेश्चन वाज टू फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन and then using moment generating function find the mean and variance. And directly we do have the formula for mean and variance. So you can see in exam which one you find easy through MGF or through direct definition. ठीक है जी। तो अभी सर तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है सर। मेरा 1/t -1 आ रहा है सर। ऊपर में जो e⁻x और tx है तो वहां से माइनस कॉमन नहीं कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं। तो सर अगर माइनस कॉमन करेंगे जैसे यहाँ पे ऐसे करें तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो वो 1 - t हो जाएगा, e⁻x बाहर आ जाएगा। नहीं इंटीग्रेशन सर एक x बार पे है। इंटीग्रेशन x पे है तो यू कैन नॉट टेक इट हाँ आउट। तो जैसे आप क्या कह रहे हो माइनस e⁻tx और e⁻−x ये कह रहे हो ना? हाँ सर। अब आप चाह रहे हो कि e⁻−x हम बाहर कर ले। नहीं सर बाहर नहीं, मत बाहर नहीं सर, हाँ इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, लेकिन सिर्फ हम बोले सिर्फ माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे। ओके तो चलिए मान लीजिए हम ऐसा कर देते हैं। अब तो माइनस साइन को बाहर निकल जाएगा तो वो हो जाएगा 1 - t। अच्छा तो वो ऐसे ही कर लेते हैं ऊपर ही, कोई बात नहीं। जैसे मान लो यहीं पे है तो मेरा वो 1/t -1 आ रहा है सर, इसीलिए हमको थोड़ा सा लग रहा है। देखो अब वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस निकालोगे जैसे आप तो क्या होगा ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्टली। सो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखता तो माइनस निकाल लो बाहर तो ये हो जाएगा 1 - t यस सर। dt यही ना। तो 0 से इन्फिनिटी मान लो ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से देखो अब इंटीग्रेट करते हैं e की पावर कुछ भी है तो इंटीग्रेशन सेम ही रहता है। और चूंकि x के साथ यहाँ कौन सा नंबर है, x का कोएफिशिएंट क्या है इस पूरे में -1 - t और लिमिट है इसका 0 से इन्फिनिटी। हाँ सर ठीक है सर, माइनस छूट गया था सर वो, ठीक है हाँ सर। जो भी कोएफिशिएंट है उसको कंटिन्यू। ठीक है कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं इंसान। ओके बट हाँ मतलब गलतियों को कम करते रहो ना, एग्जाम में करोगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। यस फाइन। तो एक क्वेश्चन और लिख के देखो फिर और मोर क्वेश्चंस विल सी। So the question is, let the random variable x have MGF this. So if x have MGF, okay, if x have MGF, you say mxt as 1/1 - t whole square. ठीक है
फॉर टी लेस देन 1। सो ये हमारा पिछला वाला थोड़ा अलग था, इसमें सिर्फ आया था 1/1 - t। ठीक है। सो क्वेश्चन दे वांट टू आस्क की व्हाट इज द थर्ड मोमेंट। सो चलो फाइंड करो, लाइक व्हाट इज ई एक्स, व्हाट इज ई एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज ई एक्स क्यूब। सो एक्चुअली क्वेश्चन में सिर्फ ई एक्स क्यूब पूछा है, बट यू कैन फाइंड आउट। चलो सब लोग ट्राई करो। तो कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को, MGF है, एक बार डिफरेंशिएट करके t को 0 रखोगे तो ई एक्स मिलेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे t को 0 पुट करोगे तो ई एक्स स्क्वायर मिलेगा, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और t को 0 कर देंगे तो ई एक्स क्यूब मिलेगा। सो आप लोग फाइंड कीजिए, सब लोग बताइए आंसर। So -2 6 and -24. ओके, तो -2 6 और -24 चेक करो कैलकुलेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में थोड़ा माइनस प्लस का गलती होगा, क्योंकि t का कोएफिशिएंट -1। सो यू चेक दैट। सर साइन उल्टा कर दीजिए। है ना, क्योंकि वो माइनस प्लस थोड़ा सा मिस्टेक होगा, और यहाँ फर्क शायद नहीं करना चाहिए, तो चेक कर लो, तो वेरीफाई 2 कर। प्लस में होगा, 6 माइनस में होगा, 24 भी प्लस में होगा। अच्छा, तो माइनस साइन ठीक है ना, क्योंकि t का कोएफिशिएंट -1 है, तो उसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, जैसे सिंपल है। सॉल्यूशन, सो हमें ये दे रखा है 1/1 - t होल स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³, लेकिन t के साथ -1 है, इसलिए -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनली 2/1 - t होल क्यूब आए। t का कोएफिशिएंट -1 है यहाँ पे, ये -1 है, इसीलिए डबल डेरिवेटिव करेंगे तो अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो 2 ऐसे रखते हैं, 1/x³ का डेरिवेटिव होता है -3/x4। ठीक है, फिर t का कोएफिशिएंट -1 है, सो दिस माइनस यू हैव टू मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट से, सो 6/1 - t पावर 4। अगेन थर्ड डेरिवेटिव यू विल डू, सो 6 एज इट इज रखते हैं, 1/x4 का डेरिवेटिव -4/x⁵ and then -1 as it is, -1 due to this coefficient -1, so 24 चेक करो कहीं मैंने गलती किया था, 1 - t की पावर 5। ठीक है, सही है ना। एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है मैं यूज करता हूँ, जो 1/x⁴n का डेरिवेटिव होता है -n/x⁴n+1। सिंपल फॉर्मूला है, हाँ, जो कि तुम लोग भी जानते होगे। ठीक है, और जैसे हम लोग ऊपर जो है न्यूमरेटर में x है ना, तो इसका तो सबको पता है, तो उसी से प्रूव हो जाएगा अगर चाहो तो। 1/x⁴n को हम लिख सकते हैं x⁻n एंड देन वो करोगे तो वही है। तो चेक करो। सर मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पे है ना, मैं देखा क्वेश्चन तो। हाँ उसका सेकंड पार्ट प्रॉब्लम मेरा बना लिया हूँ, बस चेक करना है। ठीक है, तो इसको इसमें जो आंसर होगा, अब इसमें t पुट कर दो, तो लाइक ई एक्स जो होगा, t को 0 पुट करो 2 आएगा, EX² t को 0 पुट करो 6 होना है, और EX³ जो है दैट इज 24। तुम लोग कैलकुलेशन चेक किया करो, है ना। ये आंसर 6 आया मेरा, चेक करो, इसमें तुम्हें -6 बताया था। ठीक है,
सर ऊपर में माइनस n फैक्टोरियल होगा ना, माइनस n फैक्टोरियल। माइनस, लेकिन ये माइनस यहाँ है ना, तो ये वाला माइनस तुम डायरेक्टली अब फॉर्मूला, फॉर्मूला ठीक, अब तुम फॉर्मूला लिखिए। हाँ वो तो ठीक है, तुम फॉर्मूला याद कर रखे हो, लेकिन बिना किए भी ऐसे डायरेक्टली हमने किया है। चेक करो इसमें कहाँ गलती है। या -2 भी होगा, सेकंड जिससे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ -2 होगा। ये इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है। वो सर सेकंड, तो एक माइनस ऊपर वाला रहेगा ना। यहाँ कहाँ है माइनस, इसमें तुम्हें कहाँ माइनस दिख रहा है, ये इसमें कहाँ माइनस। चेन रूल होगा सर यहाँ पे बता। हाँ जैसे भी करो, मतलब आंसर यही होगा। सी को 0 पुट कर रहे हैं ना। 2 6 24 ठीक है। तुम लोग चेक करो कहीं प्रॉब्लम है, सब गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए। 6 नेगेटिव हो ही नहीं सकता है सर, वरना वेरिएंस नेगेटिव हो जाएगा, जो वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये भी सही है। ओके, एक और क्वेश्चन करना है, पहले वो क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें देखो। एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है एमजीएफ, तो पहले एमजीएफ इसका पहचान पाओगे। अगर एमजीएफ से अभी हम जैसे सारे डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ नहीं पता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है -1 to 1। क्योंकि अगर हम जैसे पढ़ लेते हैं ना, तो एमजीएफ से इजीली वो आ जाता है। तुम्हारा है ई रेज़ टू पावर टी, क्योंकि जैसे अभी एमजीएफ हम अगर सारे डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे पता है, तो हम एमजीएफ देख के डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा लेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये है। तो यहाँ से ये है कि तुम एक्स इज यूनिफॉर्म -1 से 1, ठीक है। और जो y तुम्हारा है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ, जो नए बच्चे उनको दिक्कत होगा कि यूनिफॉर्म क्या होता है। तो एक्चुअली ये अभी हम कमिंग क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। सम स्पेशल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे देर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन ना पहले मुझे एक बार डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे नेक्स्ट क्लास में ना डिस्ट्रीब्यूशन एक बार सारा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा अभी के लिए ये बताया तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एक्चुअली जैसे एक्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, हम बोलते हैं एक्स इज यूनिफॉर्म ओवर ए कॉमा बी। ये सब नेक्स्ट क्लास से भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना बाकी है। जिसका पीडीएफ होता है 1/b - a फॉर एक्स बिलोंग्स टू a to b एंड 0 एल्सवेयर, 0 अदरवाइज। तो ये सब याद रखना होता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो पीडीएफ देख के हमें मतलब याद रखना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ होता है, तो ये सब याद रखना होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चों को दिक्कत है इसमें, ऑर्डरिंग ऐसा है ना, इसने पहले डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस नहीं किया है। एनीवे ठीक है, तो अभी के लिए ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम रिपीट करेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या है कि अब फिर ये पता चलेगा एमजीएफ कैसे पता चलेगा। तो जब हम यूनिफॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ हम फाइंड करेंगे उसका एमजीएफ फाइंड करेंगे अलग से, तो उससे देख के पता चल जाएगा ओके ये एमजीएफ होगा तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे मैं क्वेश्चन पूरा अभी सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं बस इसे हिंट दे देता हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा ये बताऊँ। आ रहा है -1, y is equal to -1 with probability 1/2 and 0 with probability 1/2। सो ये y डिस्क्रीट केस में बदल जा रहा है। y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, दो ही वैल्यू है। -1 और 0। अच्छा वो अब मैं डिसाइड करना है मैं क्लोज ले रहा हूँ कि ओपन ले रहा हूँ ना, तो मैं चलो क्लोज कंसिडर कर लेता हूँ। तो उस केस में तो 3 वैल्यू आ जाएगा फिर तुम्हारा, मैं क्लोज में कंसिडर करूँगा तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तोड़ने पे बोल रहे हैं कि अगर लिमिट हमारे पास है, अगर x का लिमिट -1 to 0 लें पहले, तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका मिलेगा ना -1।
और उसके बाद जब हम अगर 0 to 1 लेते हैं लिमिट x का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको मिलेगा वो 0। हाँ यहाँ पे तुम -1 से, ठीक है, तो x को तुम -1 से 0 में लोगे तो अच्छा एक मिनट, तो इसको तुम हाँ y इज इक्वल टू -1 आएगा। y तुम्हारा उससे छोटी वैल्यू आएगी, तो दिस इज गोइंग हाँ। टू बी -1 हम्म। एंड y की वैल्यू क्या होगी फॉर x बिलोंग्स टू दिस 0 to अगर 0 से 1 ले के लो, बीच में हाँ अगर x का वैल्यू होगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। हाँ और दोनों का तो प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2। हाँ, तो इसमें क्या क्या दिक्कत है ये आप? वहाँ से निकला। हम्म दिक्कत यहाँ है कि जो क्वेश्चन पूछा है f ऑफ y/2, मतलब कि CDF पूछा गया है। सर एक और x जब 1 होगा तो हाँ वही मैं y का वैल्यू 1 भी हो तो रहा था, होगा। लेकिन पॉइंट पे अब कॉन्टिन्यूअस है तो हम वो कर लेंगे, सर ठीक है। कंटिन्यूअस है तो उसमें पॉइंट में हाँ प्रोबेबिलिटी 0 होता है ना, तो ठीक है, मतलब मास पॉइंट लेते ही नहीं है। वो मैं लिखा था इसलिए फिर हटा दिया, क्योंकि मतलब ठीक है। हाँ वो 0 हो जाएगा, लेकिन हाँ वैल्यू तो लेंगे ना सर। करेक्ट करेक्ट, हाँ मतलब ऐसे वैल्यू है लेकिन 1 पे मास तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल y कर लेंगे, 0 होगा नहीं होगा वो बात की बात है। हाँ ठीक है ठीक है, करेक्ट है। तो स्टार्टिंग वही मैं सोच रहा था कि क्लोज हम ले रहे हैं तो यहाँ x1 भी हो सकता है, फिर मास नहीं है तो हटा दिया। ओके ऐसे तो फिर यहाँ ठीक है, -1 इक्वल है तो बनना नहीं है। तब यही मेरा गलती है। हाँ अब देखो इस पे जैसे मास देख लो हाफ है, इस पे हाफ होगा और इस पे तुम्हारा 0 है, यही ना प्रोबेबिलिटी? हाँ 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 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लो, डेफिनेशन लगा लो। ये हुआ है CDF सर। ओके, तो तुम्हारा दूसरा पार्ट तुम इसका पूछ रहे हो, मतलब व्हाट इज द, ये पूछ रहे हो CDF ऑफ हाँ हाफ, ये पूछ रहे हो। हाँ, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू इज लेस देन हाफ। और इक्वल टू y। तो यहाँ हमारा है हाफ, तो क्या होगा? तो पहले तो एक -1 to 0 लेंगे, मतलब उसमें हो जाएगा आपको सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ x y इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे क्यों नहीं कर लेते, x को डायरेक्टली तुम ले लो -1 से लेके हाफ तक, डायरेक्टली कर लो, क्योंकि फिर y हाफ से छोटा कब होगा? अच्छा y मतलब तुम्हारा डिस्क्रीट वैल्यू छोड़ो, हाँ तो y डिस्क्रीट वैल्यू क्या हो सकती है, तो y की वैल्यूज क्या पॉसिबल है हाफ से हाँ छोटा तो कम? 0, एक y हाँ इक्वल टू 0 होगा, -1 पहले होगा एक। -1 या मतलब 0 या -1 दोनों हो सकता है, ठीक है, 0 भी है और -1 भी, ठीक ना। और y0 तभी है जब x 1 है, और y-1 तुम्हारा तब है जब x की वैल्यू -1 से 0 है। तो क्या दिक्कत है इसका, कितना आंसर दिया है तुमने? 0 प्लस इसका आंसर क्या होगा? 1/2। हाँ 1/2, 1/2 आ गया, ठीक है ना। मेरा भी 1/2 ही आया है, ओके ठीक है, तुम्हें कंफर्म करना है, ओके। अब बाकी उसके लेकिन अकॉर्डिंग इस तुम ऐसे बोलो बोलो। मैंने क्या मैंने y के फॉर्म में पूरा किया है, तो हमको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं, तो 1/2 के पहले हमको क्या क्या मास पॉइंट आ रहा है हाँ वही तुम्हें देखना y है का, ना। तो तो एक देखो -1 आ रहा है। हाँ हाँ, ये 0 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू -1। हम्म अब प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0, हम्म तो 2 पॉइंट आ रहा है इसमें। हाँ तब तुम y के उसको कन्वर्ट कर लो x में, ठीक है ना, y0 है तो ये है। सर हाँ हाँ बोलो, और y-1। बोलो सर -1 से अरे एक सर मिनट ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने क्या, -1। अरे एक मिनट थोड़ा सा मैंने गड़बड़ किया, y0 कब है, यहाँ थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया ना, ये y की वैल्यू 0 कब होगी, ये मैंने गलत लिख दिया है, चेक करो। y की वैल्यू ये 0 मैंने कब बनाया है, मैंने अभी ग्रुप में भेजा नहीं हूँ। यहाँ देखो, यहाँ y हमारा 0 कब आया, जब x की वैल्यू, तुम्हारा तो 1 ही आ गया फिर, ठीक है ना। अच्छा वो मैंने वही यहाँ गलती वो से मैं बनाऊँ। अरे देखो दोबारा समझो सही से, यहाँ पे देखो मैं इधर ऊपर देखा नहीं, सब लोग ध्यान से देखो भाई, y तुम्हारा लेस देन हाफ है, ठीक है ना, तो y लेस देन हाफ है तो y की 3 वैल्यूज है, y की 3 वैल्यूज है, या तो -1 हो सकती है या 0 या 1,
तो इसके अकॉर्डिंग y या तो 0 हो सकता है, y या तो -1 हो सकता है, हाफ से छोटा 2 वैल्यू। अब y 0 कब है, तो यहाँ मैंने गलती से 1 समझ लिया। तो y 0 कब है, ये देखो y की वैल्यू 0 हमने कब लिया हुआ है, ये तो y सर जब 0 0.5 के बीच में लाई करेगा। यहाँ x की वैल्यू क्या है, नहीं नहीं ये देखो क्या लिखा हुआ है, x जब 0 से 1 में है तो y क्या है तुम्हारा 0 है, यही ना। यस सर। हाँ तो यहाँ मुझे 0 से 1 लेना था भाई, तो यहाँ तुम्हारा पूरा वो आ गया, मतलब यहाँ देखो y की वैल्यू 0 कब आई थी, जब x की वैल्यू 0 to 1 थी, है ना। तो 0 to 1 भी कवर हो गया, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हाफ प्लस हाफ, ऐसे तो 1 आ गया। चेक करो कहाँ गलती है। अभी किसी को और भी कंफ्यूजन है, कोई भी पूछ सकता है जिसको जहाँ भी डाउट है, मतलब सिंपल ये समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको पता ही है। तो x का रेंज है -1 से 1 के बीच, तो उस इंटरवल को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, -1 से 0, 0 से 1 और एक 1 जो है तो 1 पे y1। अब fy हाफ पूछा है, तो मतलब y की वैल्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाफ से कम होनी चाहिए या हाफ होनी चाहिए। तो उस रेंज में जो y की वैल्यू या तो -1 या 0 हो सकती है। तो 0 होगी y कब, जब x तुम्हारा -1 से 0 में है, और y -1 कब होगी, है ना। या तुम ऐसे ही हाफ हाफ कर लो, तुम ऐसे भी जानते हो, हाफ प्लस हाफ, है ना, यहाँ हाफ ऑफ मास है ना, तो आंसर तो 1 आ गया। अच्छा, और तुम ये बोल रहे हो कि ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन किसका दिया हुआ है ये ऑप्शन ऑप्शन- उसी का है, इसी का फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ऑप्शन क्वेश्चन। सर हम्म सर हमको एक चीज नहीं समझ में आ रहा है सर, जब हम्म। -1 से 0 वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा तो उसका वैल्यू तो -1 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें -1/2 आना चाहिए ना सर। 1/2 तो हम लोग पीडीएफ ऑलरेडी गिवन है, और सर -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो -1 होगा तो फिर तो वो -1/2 होगा ना सर। -1 से 0 के लिए जब y -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो तुम बोलो क्या बोल, नहीं नहीं दोबारा बताओ, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव थोड़ी ना होता है। बताओ बताओ सुबह दोबारा बताओ क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। सर हम ये बोल रहे हैं, सर हम ये बोल रहे हैं ना, जैसे -1 से 0 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर तब का -1 होगा। किसकी वैल्यू, मतलब x की बात कर रहे हो तुम, किसकी बात कर रहे हो, सर -1 से x 0, के से हाँ मतलब सर हाँ, हाँ ये सर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। हाँ ठीक है। तो y तो हमारा इस ग्रेटेस्ट, y जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, हाँ। तो y क्या होगा, तो इसका वैल्यू तो सर -1 होगा। -1 होगा, तो y की और सर वैल्यू, सेकंड y केस की में, वैल्यू, हाँ, y की वैल्यू। और सर हाँ सेकंड केस में जो है आपका सर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 1 से जब 1 तक जाएंगे ही नहीं, हम लोग सर 0 0.5 ही पहले कंसिडर कर लेते हैं। हाँ 0 से यहाँ जैसे गए भी लेस तो देन 1 है। इसका वैल्यू भी 0 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पे। हम्म। तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा सर, क्योंकि y ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा y। हाँ तो हाँ सर अब इसको जब फॉर्मूला वाइज जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सर उस केस में एक 0 से 0.5 के लिए तो 0 आ जाएगा, लेकिन सर आपका -1 से 0 के लिए वहां पे -1/2 आ रहा है। तो इसको सर आप सीडीएफ का फॉर्म में लिखिए ना सर, कि वही आपका दिखेगा f(1/2), यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी y इज लेस इक्वल टू 1/2। तो y हम लोग हाँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन ये है fy ऑफ हाफ, यही है ना, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, y लेस देन इक्वल टू हाफ। हाँ अब तुम क्या कहना चाहते यस हो। सर, तो y यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। हाँ ग्रेडेशन फंक्शन तो ऑफ सर एक वैल्यू एक वैल्यू हम लोग का -1 से 0 जाएगा, और दूसरा वैल्यू हम लोग का 0 से हाफ जाएगा। अच्छा एक मिनट, सो ये तुम बोल रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है लेस देन हाफ है, लेकिन ये तो इंटीजर होता है ना भाई, हाँ सर। तो ये तो इंटीजर वैल्यू, मतलब अब तुम यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हो, मैं क्या लिखूँ, -1 से 0, और तुम ये बोल रहे हो कि 0 से हाफ। सर ऐसे है सर, ये वैल्यू तो हाँ सर, बीच में प्लस तो ऐसे फूटेगा सर, ये -1 से 0 होगा और फिर 0 से हाफ। तो 0 से हाफ को और जोड़िए, सर अगर अच्छा x की वैल्यू मान लो 0.75 है, तो ये क्या आता है, ये तो नहीं सर, तो सर यहाँ पे तो हम लोग का 0.5 दिया हुआ है ना सर ऑलरेडी, तो सर उससे ज्यादा हम लोग क्यों जाएंगे यहाँ पे, मतलब सर नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो दिया हुआ है ना।
ये गलत है, क्योंकि गलत क्यों है, तुम यहाँ पे ग्रेड, अच्छा ग्राफ बना लो, तुम्हें ग्राफ बनाना पता है ना ग्रेडिशन फंक्शन का। सो देखो जैसे क्या है, Yes, sir. तुम उसको ग्राफ बना के देख लो, दिस दिस, ठीक है। अब तुम ये डिसाइड करो हाफ यहाँ पे है, ठीक है ना, मतलब y तुम्हारा क्या है, शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट ना। Yes. और एक दूसरी वैल्यू तुम्हारा ये भी है, -1 से 0 और 0 से 1 में 0 है। अब ये लाइन है y बराबर हाफ की, ठीक है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू हाफ या y लेस देन हाफ, जो भी लेना है, मतलब अभी y बराबर हाफ Yes. लेता हूँ। तो इसके नीचे क्या क्या है तुम बताओ। x की, मेरा मतलब ये कहना मतलब है कि देखो y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 भी, ये -1 है, y कैन बी -1 और y कैन बी 0। सो y Yes. कैन बी 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यहाँ हाफ तक तो नहीं लिया हमने x को कहाँ तक लिया हुआ है, तो 0 से 1. हाँ, तो यहाँ हाफ क्यों लेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, 0 से हाफ ही होगा। एक्चुअली ये एक इंटीजर है, दिस इज एन इंटीजर, ये जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x तुम देख रहे हो, ये एक इंटीजर है। तो इसकी इंटीजर की जो वैल्यू है दैट विल टेक इंटीजर, सो ये या तो 0 होगा, मतलब ये जो वैल्यू है या तो 0 है या -1। तो उस केस में मतलब ये तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम ये लिखोगे 0 से हाफ में। x तो x यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो x 0 से 1 में भी है अगर, तो भी वैल्यू ये सेटिस्फाई है, ठीक है ना। x अगर 0 से 1 में है तो भी ये सेटिस्फाई है, ये तब भी हाँ सेटिस्फाई है, सर, ये तो वो चीज़ आपको रखना है, तो ये हाफ तक मत लेना, ठीक है। ओके, तो अभी मुझे लगता है डाउट क्लियर है जी। तो इसमें क्या डाउट है भाई, जिसका क्वेश्चन था बताओ, इसमें क्या डाउट है अभी। इसमें इसका फाइनल आंसर 1/2 है ना। नहीं, आंसर तो 1 आ गया ना, 1/2 तो वो गलती से मैंने लिख दिया था। तो ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ, तो ऑप्शन गलत है, ये लिखा हुआ ऐसे क्वेश्चन में मैं भरोसा नहीं करता। जैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हो, किसी बुक में हो तो दो, लिखे हुए क्वेश्चन में क्या है ना, आदमी कुछ भी लिख देता है परेशान करने के लिए, ये गलती से कुछ भी लिखा जाता है, मतलब सही लिख रहे हैं गलत लिख देते हैं गलती से। तो लिखे हुए क्वेश्चन मुझे भरोसा नहीं होता है, कोई क्वेश्चन है बुक में है या किसी एग्जाम में आया तो वो ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाओ मुझे, तो मैं भरोसा करूंगा कि मैं गलत हो सकता हूँ, अदरवाइज लिखे हुए क्वेश्चन में भरोसा नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब कोई जान के ही गलत लिख देता है किसी को परेशान और करने के लिए, तब या इसका गलती हो सेकंड जाए। पार्ट ऐसे, इसका हमको बस ये बता दीजिए सर, वाई जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या फाइनली मिला है हमको, तो y एक और डिस्क्रीट, मतलब उसका y एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, हमको सिंपल। देखो y जो है डिस्क्रीट है, यूनिफॉर्म ओवर -1 अच्छा ये कंटिन्यूअस था वो, अब ये डिस्क्रीट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, मतलब बाकी में तो 0 है इसका, सर -1 एंड 0 ना, डिस्क्रीट है, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट वाला है y, क्योंकि उस पर तो मास 0 है इसका, 1 पे मास 0 है ना, तो 1 को इग्नोर करो, -1 पे मास हाफ है तुम्हारा और 0 पे मास हाफ है, तो y की वैल्यू 1 को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उस पर प्रोबेबिलिटी 0 है। अब ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट वाला यूनिफॉर्म है, यहाँ भी कुछ लोगों को डाउट होगा ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म क्या होता है, तो वो जो हमने पहले PDF लिखा था वो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म था। तो ठीक है ना, अब तुम निकाल लोगे, उसमें क्या है, अब जैसे तुम्हें PMF पता है, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू स्मॉल y। केवल वो हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रेक करने में प्रॉब्लम हुई थी, और कोई था नहीं, अब नॉर्मल कर तो लोगे, था अब ही तो हो नहीं। जाएगा, ये एक नया रैंडम नया PDF आ गया, अब जो डेफिनेशन तुम जानते हो हाँ, MGF का वो लगा दो। अब ये PDF मैंने सेम लिखा है सर, और उसके बाद हम्म, जो आंसर आ रहा है उसमें भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, अब ये अब जो हम आप डेफिनेशन जानते हैं, हाँ, इसको इसको हम MGF निकालते हैं e⁻t ऐसे बस TF हो गया। करके। x की वैल्यू या तो तुम y, मतलब x की जगह y रख लो, हाँ, एकदम सेम काम तो मैंने भी किया ये चीज। ठीक है, तो है ना, y इज इक्वल टू y रख लो, यहाँ x की जगह y कर दो, py, और y की वैल्यू आइदर कैन बी -1 और y कैन बी -1 एंड 0। अब इसको पुट कर लो, बस हो गया, तो पुट कर लोगे तो क्या होगा, इतना कर ही दिया तो कर ही देते हैं, तो -1 रखोगे e की पावर -y, e की पावर -t। अच्छा पहले तुमने वो बताया, वो मैंने कंटिन्यूअस कंसीडर किया था, ठीक है, उसका देख लेना। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, एक बार -1 रख लो और एक बार 0 रख लो। 0 पर तो 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो नहीं, यहाँ e की और पावर by 2 हो -t भी जाएगा। है, e की पावर -t भी है ना, हाँ, तो 1/2 हो जाएगा उसका। तो ये हाफ हो गया, और ये तुम्हारा हाफ e की पावर -t है, तो ऐसा कुछ आ गया।
1 प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2। ऑप्शन में है ही नहीं शायद ये। इसने क्या लिखा है? ई की पावर टी ऑप्शन में माइनस है 1 अपॉन टी दिस 0.5 sin ht upon t अरे तो भाई इसको साइन एच टी में लिख लो, क्या दिक्कत है? sin sin ht में लिखा था e to the power t plus e to the power minus t by ऐसे रहता है 2 ना, तब लिखते हैं sin ht। अच्छा ये बताओ, जो तूने ये एमजीएफ जो स्टार्टिंग में दिया था, इसको तुमने क्या कंसिडर किया है? मतलब ये तुमने जो पीडीएफ मुझे बताए हैं, ये एमजीएफ यूनिफॉर्म का है कि डिस्क्रीट का है? जो ये ओरिजिनल यूनिफॉर्म का। ओरिजिनल यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का लिया तुमने? हम्म। ओके, तो आंसर क्यों सही नहीं है? क्वेश्चन कहाँ से उठाया तुमने? किस बुक का क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन बुक का नहीं है, ये कहीं और से है। अरे पता क्या है, मैं बताता हूँ अक्सर क्या होता है। जैसे फेसबुक है, सॉल्व कर रहे होगे, अब बहुत सारे क्वेश्चन आए, तुम इंटेलिजेंट हो तो इसको सॉल्व करो। अब आदमी ना ईगो पे ले लेता है, वो सॉल्व करते रहोगे, क्वेश्चन ऐसा होगा फालतू को तुम्हारा टाइम वेस्ट कराया, कुछ होगा नहीं। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन होता है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में मत जाओ। कहीं कुछ भी मिल गया, मान लो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन मिल गया, तुम इंटेलिजेंट हो तो सॉल्व करके दिखाओ। अरे फालतू के पजल्स होते हैं ना, जिसका कोई आंसर होता नहीं है, वो बस ऐसे ही होता है। 1 + 2 5 है, 2 + 3 8 है, तो बताओ ये क्या होगा? मतलब फालतू क्वेश्चन। अब कोई भेज देगा मुझे, इसका एक्चुअली बताओ। हाँ क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह सब सही दिख रहा है ठीक कि है। हाँ ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको बाद में फिर से देखेंगे, try देखना, करेंगे। ट्राई करना, या किसी बुक में मिले तो भेजना, ठीक है? अभी तक के लिए यही ठीक आंसर है। करेक्ट है, क्योंकि ऐसे कहीं लिखा हुआ क्वेश्चन है, भरोसा मत करना। बुक सॉल्व करो, एग्जामिनेशन प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। ओके, और किसी का कुछ डाउट है अभी तक जो हमने किया है उसमें, या कुछ क्वेश्चंस आपके पास हो पहले के, जो टॉपिक हम कर चुके हों उससे रिलेटेड? कोई बात नहीं, डिस्कस करते, कोई दिक्कत नहीं है। सही गलत तो कोई बात नहीं, गलतियां सही होती रहती हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। मैंने ट्राई करना, पहले ट्राई करोगे, गलतियां होंगी, फिर गलतियां सुधरेंगे। गलतियां मुझसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, तो अभी तो टाइम है। किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो हमने किया, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर? सो क्वेश्चन है, इफ मान लो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, यू राइट इट एज सीरीज ए एन कॉमा, जैसे लिखा गया है t⁻n, n फ्रॉम 0 to infinity, then what is an? ठीक है, बताओ क्या होगा? वो सीरीज जो हमने एक्सपेंड किया था ना, उससे ही आ जाएगा। तुम लोग ट्राई करो, उसी से आ जाएगा। क्या होगा? n फैक्टोरियल टाइम e ऑफ xn, या e ऑफ xn अपॉन n फैक्टोरियल, या n फैक्टोरियल अपॉन e ऑफ xn, भी करेक्ट है। या नन ऑफ दिस। तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? सीधा एक्सपेंशन जो हमने लिखा था उससे कंपेयर कर लो, सीधा सीधा, भी करेक्ट है ना? तो ठीक है, जैसे अब ये, जैसे अगर हम सॉल्यूशन में लिखूं, तो हम एमजीएफ का एक्सपेंशन हमने लिखा था, तो एमजीएफ का जो एक्सपेंशन था वो कुछ ऐसा आया था, 1 + t EX, फिर आया था t² अपॉन 2 फैक्टोरियल EX², फिर t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल EX³ एंड सो ऑन, ठीक है? अब इससे अगर तुम कंपेयर करो उसको, देखो क्या लिखा हमने, हमारा है an(t)n, उसको मैं ओपन कर देता हूँ, an(t)n को, ये समेशन an(t)n, n फ्रॉम, मान लो क्या लिया हम, 0 से लिया होगा, हाँ 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी ओपन करो, तो a0 प्लस a1 यहाँ होगा t प्लस a2 t², फिर a3 t³ एंड सो ऑन। अब यहाँ से कंपेयर कर लो सिंपली,
या डायरेक्टली तुम चाहो तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं p रेज़ टू पावर n e ऑफ xn अपॉन n फैक्टोरियल, यही ना, एंड n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और इसको लिखोगे सो लाइक t ऑफ n an है, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यही ना। तो यहाँ से कंपेयर कर लो, तो an की वैल्यू क्या आई, e ऑफ xn अपॉन n फैक्टोरियल, और तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यू विल गेट e ऑफ xn एज n फैक्टोरियल टाइम an, ठीक है। यहाँ पे a0 हम 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है, फाइन। तो ये इस तरह क्वेश्चन मतलब इजी है, सिंपल, तो मैं उसको सीरीज में कन्वर्ट करना है एंड देन यू कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। So next question is what is the 479th moment of x about origin? Oh. देखो mgf of x is mxt is equal to 1 upon 1 plus t. So question is then what is the expectation x raised to power 479? तो ये क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। So you can see a pattern in derivative, I think. सर 471 फैक्टोरियल होगा क्या? Okay, what is e of x raised to power 480? क्या वो तुम्हारा आंसर लग रहा है 479 फैक्टोरियल? माइनस 480 फैक्टोरियल। अच्छा, इसका तो माइनस बता रहे हो, ओके, ये प्लस। चेक करो बाकी लोग भाई क्या सही है। सो यू कैन सी अ पैटर्न इन डेरिवेटिव, और दूसरा तुम एक्सपेंशन करके भी कर सकते हो, बिना एक्सपेंशन के भी हो जाएगा। यस सर, सही है। अब जैसे इस एग्जाम में मान लो इसका 4 ऑप्शन होगा, एक तो ये होगा, है ना, इसका नेगेटिव होगा, एक तो कॉल और होगा, है ना, इस तरीके से तुम लोग का। जैसे मान लो दोनों क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, दोनों क्वेश्चन में सेम ऑप्शन है। और आगे -1 टू द पावर n भी रहेगा क्या? हाँ चेक करो, -479 फैक्टोरियल, 480 फैक्टोरियल एंड बी इज -480 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दोनों क्वेश्चन का है, तुम लोग का ना दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चेक करो। तो अगर मैं पैटर्न देखूं, एक तो तरीका है कि हम सीधा डिफरेंशियल का एक पैटर्न ढूंढ लें इसमें, ठीक है। सर -1 टू द पावर n आगे शायद ऐड होगा। तो यहाँ जैसे क्या होगा, यहाँ तुम्हारा यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ये सब प्लस माइनस है ना, एग्जाम में आंसर सब बी आएगा सर, माइनस तो 479 फैक्टोरियल। प्लस माइनस है ना, आंसर गलत हो जाता है, तो बी केयरफुल। ये छोटी छोटी गलतियां ना एग्जाम में भी तुम्हें, फिर वो नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन होगा, मार्क्स कर देंगे, और तुम गलती कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहा होगा, तुम्हारी जगह उसका रिजल्ट होगा फिर एग्जाम में, तो सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो सिंपल, तुम एक तरीका है कि हम सीधा सीधा डेरिवेटिव करना शुरू करें। एम एक्स टी आई हैव 1/1 + t। तो सिंपल पैटर्न देख लेते हैं। देखो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², 1/2 का डेरिवेटिव, जस्ट एक पैटर्न नोटिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। या डायरेक्टली फॉर्मूला जो हमने पीछे लिखा है, जो ये भी क्वेश्चन लिखा है ना पीछे, ये यूज हो सकता है, यू कैन यूज दिस वन, ठीक है। इसको भी तुम यूज दिस, यू कैन यूज, क्योंकि वो हम सबमिशन पे ब्रेक कर देंगे तो वी कैन यूज दैट, बट मैं बिना उसको यूज किए मैं डायरेक्टली ट्राई करता हूँ। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, -2/1 + 2 की पावर, तो माइनस पहले से ही तो प्लस हो गया 3। जिस पैटर्न नोटिस करो, थर्ड डेरिवेटिव होगा, 3-4 डेरिवेटिव कर लो फिर जनरलाइज कर दो। फिर इसका करोगे तो -2 × 3/1 + t की पावर
4, ठीक है। अब तुम्हें पैटर्न समझ आ रहा होगा, या 1 2 3 इसको लिख सकते हो, दैट इज एक्चुअली 3 फैक्टोरियल अपॉन -1 एंड 1 प्लस टी की पावर 4। ऐसे ही फोर्थ डेरिवेटिव करोगे तो -4 विल कम, सो दैट विल मेक 4 फैक्टोरियल प्लस में 1 प्लस टी की पावर 5। उसके बाद मुझे पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से मुझे दिख रहा है ओके 3 वाले में माइनस था, 4 वाले में प्लस आया। फिर अगर मैं फिफ्थ वाला करूँगा फिर माइनस आएगा, अगर मैं फिफ्थ डेरिवेटिव करूँगा तो फिर मुझे माइनस मिलेगा, और 5 इंटू दिस, सो 5 फैक्टोरियल, और ये 1 प्लस टी की पावर यहाँ 6 हो जाएगी। और अगर मैं सिक्स डेरिवेटिव कर लूँ तो ये होगा प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि हर बार माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 1 प्लस टी की पावर। तो ये तरीका है। तो अब मुझे मतलब मैं श्योर हो गया कि इस तरह से पैटर्न चल रहा है, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा अगर मैं 479th डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑड वाला था, देखेंगे 3 और 5 में क्या रूल चल रहा था, तो 3 और 5 में माइनस चल रहा था, तो -479 फैक्टोरियल और 1 प्लस टी की पावर आएगा 480, है ना। अगर ऐसे ही 480th डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जेनेटिक फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इवन में क्या चल रहा था, तो 6 4 में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है ना। तो 480 फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस टी की पावर 481। अब हम क्या जानते हैं कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन में हम टी को 0 पुट कर देंगे तो उतने मोमेंट मिल गया, तो यहाँ से टी को 0 पुट कर दो तो एक्स की पावर 479 हमें माइनस में मिला। सो एग्जाम में जल्दीबाजी में ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, तो तुम यहाँ कर रहे हो तो सब ध्यान रखना होगा। एक्स की पावर 480, ठीक है, दैट इज प्लस में 480। या दूसरा तरीका है जो हमने सीरीज यूज किया, सीरीज तुम चाहो तो कर लो एंड देन यू कंपेयर विद दैट ना। ये वाला जो सीरीज था इससे कंपेयर कर लो। ये फॉर्मूला था ई ऑफ एक्स की पावर एन इज एन फैक्टोरियल ए एन, एन फैक्टोरियल ए एन, यही था ना। तो मैं इस मेथड से करूंगा इसी क्वेश्चन को, एक तो डेरिवेटिव से किया। सेकेंड तरीका है कि भाई इसी क्वेश्चन को मुझे दे रखा है 1/1 प्लस टी, तो हम इसका एक्सपेंशन जानते हैं, है ना, 1 प्लस टी की पावर -1। तो इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, पावर -1 है तो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है, प्लस T4, इस तरीके से -T5 एंड चल रहा है ऐसे। सो अगर मैं इसको एक साथ लिखना चाहूँ तो एक तो अल्टरनेट है, तो मुझे -1 की पावर देखना पड़ेगा क्या है, ऑड पावर है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है, ऑड माइनस है, इवन है प्लस, -1 की पावर n लगा लो, t की पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये हो गया, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फिर ये हमारा आया था, तो ये तुम्हारा an हो गया, लाइक समेशन an t की पावर n, यही था ना। सो an इज नथिंग बट दिस वन ना। अब फॉर्मूला क्या था हमारा कि अगर हम सीरीज में mgf को सीरीज में लिख देते हैं, सो इफ वी राइट mgf इन दिस सीरीज, द रिजल्ट सी। So if mgf you write in terms of series, in that case you have e of xn is n factorial into an, ठीक है। So ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, so when moment genetic function is this, so then you know e of x raised to power n nothing but n factorial time an, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में आपका an क्या था, आपका n तो -1 की पावर n था, तो e ऑफ x की पावर n दैट इज -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें जो भी चाहिए वी कैन यूज दैट। 479 है तो -1 की पावर ऑड माइनस 479 फैक्टोरियल, और e ऑफ x रेज़ टू पावर 479 480, तो 480 माइनस की पावर 480, इवन नंबर प्लस होता है तो ये प्लस आ जाएगा 480, ठीक है। तो दिस यू कैन यूज। तो तुम सीरीज में कन्वर्ट करो या पैटर्न देख लो।
ओके, सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। और तो मैं फिर से लिख देता हूँ वो रिजल्ट। लाइक रिजल्ट क्या था, इफ यू राइट दिस एज समेशन a n p raised to power n, so in that case e of x to power n is nothing but n factorials time a n, ठीक है। so this you can remember. This is clear. a n time, a n is a sequence in n, a n time p raised to power n, then e of xn is n factorial a n, ठीक है। सर आगे -1 टू द पावर n भी रहेगा। नहीं नहीं, वो तो -1 की पावर n वहाँ इसलिए आया क्योंकि a n ही -1 की पावर n था, हाँ ठीक हाँ है, इसलिए -1 आया वहाँ, क्योंकि a n खुद -1 की पावर n था वहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। दिस a n was itself -1 raised to power n। ओके, तो वो तो उसके लिए a n -1 की पावर n है, इसलिए ऐसा हुआ। सर जी सर चैप्टर 3 का एक्सरसाइज साहो का सर 20 नंबर का सर आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, सी का वैल्यू नहीं आ रहा है। 20 नंबर, ओके। x with the random variable with pdf, ठीक है, चलो उसको कर लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ आज मेनली mgf डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये डाउट बीच में कर लेता हूँ, तो पीछे का जिसका डाउट कोई भी पूछ सकते हो। सो एक्स बी और रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, एक्स क्या है 2c अपॉन 3 रेज़ टू पावर एक्स, यही है ना। एक्स कैन टेक वैल्यू 1 2 3 एंड सो फॉर सम कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इवन। ओके, तो c नहीं आ रहा है, चलो बताओ जी, पहले तुम लोग ट्राई करो। ये तुम्हारा पीएमएफ है, ठीक है, 0 अदरवाइज यू कैन से 2c upon 3 के power x. So what is c and then what is probability that x is even? सर c 1/3 आएगा क्या? ओके, c 1/3 चेक करते हैं, सही आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक यहाँ पे जो होता है gm का सम टिल इन्फिनिटी टर्म यूज होगा, तो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ gp। यस सर 1/3 आ रहा था मेरा, बट आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो अच्छा, इसलिए। आंसर क्या है पीछे, आंसर देखो क्या है। यहाँ 2c भी है, तो उसको तुम इग्नोर तो नहीं किया, चेक कर लेते हैं। तो सर c 1 हो जाएगा सर, वो उसमें -1 भी करेंगे ना, 1 नहीं है इसमें। 1 नहीं है, ओके 1 2 3 4, ओके मैं चेक कर लेता हूँ। देखो पहले कंडीशन तो क्या था कि जैसे कोई पीडीएफ दिया, दिस शुड बी नॉन नेगेटिव, फर्स्ट यू मेक श्योर दिस शुड बी नॉन नेगेटिव। एंड दूसरा कंडीशन होता है कि यू टेक समेशन, देखो डिस्क्रीट है तो तुम समेशन लोगे, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन लोगे। तो डिस्क्रीट है तो लाइक यू विल टेक समेशन सर वो इन्फिनिटी वाले सम के फॉर्मूले में जो -1 होता है ना सर, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। चेक करते हैं, 2c अपॉन 3 की पावर x, x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस सम शुड बी 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है इसीलिए। तो 2c को तुम बाहर रखो और इसको ओपन कर लो, मेरा आसान रहता है ओपन करने में। तो क्या होता है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, 2c बाहर कर लिया, ठीक है, 1/3 क्यूब एंड सो ऑन, दिस सम इज 1। समझ पा रहे सब लोग? सो 2c, अब इसमें क्या होता है a अपॉन इनफाइनाइट सम क्या होता है जीपी में, a प्लस ar स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, इट्स a अपॉन 1 माइनस r और mod r शुड बी लेस देन 1, ये कंडीशन होता है, ठीक है। ठीक है जी, इसको लगाओ यहाँ पे, अब चेक करो। फैन तेज करता हूँ।
आंसर कितना है? 1 होगा C हाँ, हाँ तो equals 1 आ ही रहा है। ओके 1/3/1 - 1 दिस 1 इज by 1, 3 तो 1/2। ठीक है। तो ये ब्रैकेट में ले लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2c ऊपर है और इंटू 1/3 और अपॉन 2/3 इज इक्वल टू 1, तो 3 कट गया, 2 कट गया, तो c बराबर 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। तो C1 आ गया, ये फॉर्मूला लगाना AR स्क्वायर एंड सो ऑन A/1 - R। तो ये यहाँ 1/3 था, R भी 1/3 है, so that gives C is 1, okay, ठीक है। बाकी you can find the probability of, फिर पूछा है probability that X is even, so means X takes value 2, 4, 6, 8, 10 and so on। तो ये फिर से तुम लोग फाइंड कर सकते हो, समेशन 2C/3 की पावर X एंड X टेक वैल्यू 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसको अगर मैं ओपन कर लूँ, C बाद में रख देंगे, उसे बाहर कर लिया। अब x को एक एक अगर 2 रखो तो 1/3 स्क्वायर, फिर 4 रखो, 3 की पावर 4, 6 रखो एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसका सम भी निकाल सकते हो, बताओ। c रख देते हैं, चलो 1। अब ये सम बताओ। क्या होगा? a is 1/3 स्क्वायर, 1 माइनस r इज ऑल्सो 1/3 स्क्वायर। बाई कंपेयरिंग दिस, इससे कंपेयर कर लो a r। अब इजी है, 2 टाइम्स 1/9/8/9, 2/8, 1/4, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छा वो पूछ लिया, बाकी लोगों का भी क्लियर हो गया होगा। और ऐसे सबने कर ही लिया होगा इस तरह क्वेश्चन, और जिन लोगों का बचा है वो फिनिश कर लो। ठीक है, तो और कोई डाउट किसी को और इसके अलावा? मतलब चैप्टर 1, 2, 3, फोर्थ में हमने अभी आज सिर्फ MGF अभी डिस्कस किया अभी तक। और MGF जैसे जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें देखो MGF है क्या क्वेश्चन है, और वो हमने MGF में बस डेफिनेशन एक्सपेंशन देखा है, कुछ क्वेश्चन देखे हैं, फिर डाउट किए हैं। एक और क्वेश्चन करता हूँ फिर मैं खत्म करूंगा। So the question is, इस तरह क्वेश्चन जैम में दिख जाते हैं कभी कभी, तो मैं लिख रहा हूँ कभी। सो ये दे रहा है कि तुम्हें, if the MGF of X is, so if MGF of X is MXT is equal to 5/15 e raised to power t plus 4/50 e raised to power 2t plus 3/15 e raised to power 3t and plus 2/15 e raised to power 4t and plus 1/15 e raised to power 5t। इस तरह क्वेश्चन गेट में भी आए हैं, मैंने याद है मुझे, 2018 या 19 में आया हुआ है गेट में भी। सो दिस इज द MGF question they want to ask you, find the PDF and find the values of random variable, find the moments, okay। So question is then find
यहाँ पीएमएफ होगा क्योंकि ये डिस्क्रीट है ना, लेकिन पीडीएफ यू कैन से। सर इसको टेबल में बना सकते हैं। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 का प्रोबेबिलिटी 5/15, x इक्वल्स टू 2 का प्रोबेबिलिटी 4/15, 3 का 3/15 ऐसे। हाँ तो सिंपल देखो ये समेशन है, सो लाइक ये टर्म समेशन में लिखा ना, तो यू कैन सी राइट इस तरह क्वेश्चन जब भी तुम्हें दिखे ना, तो देखो ये कुछ ऐसा है, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आप इसको कंपेयर करना। समेशन पहले तो डेफिनेशन होता है एक्सपेक्टेशन से, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स, ठीक है। और डिस्क्रीट के लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई रेज़ टू पावर टी एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, या आई कर दो, एक्स आई एंड दिस एज आई। आई की वैल्यू जो भी है 1 से लेके कहीं तक ले जाओ, जहाँ तक ले जाना एन तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तो फिक्स है ना, एक टर्म 2 3 4 5, देयर आर 5 टर्म्स, सो 5 टर्म्स हैं तो एन की वैल्यू यहाँ 5 तक है। इसमें अगर स्पेशली इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, सो दे गो फ्रॉम 1 to 5। अब इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ आप लोगों को, मतलब इस वाले टर्म को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें x की जगह, मतलब i की जगह 1 से स्टार्ट करो, तो क्या होगा, ई रेज़ टू पावर टी x1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x1 प्लस, या ये टर्म मैं पहले भी लिख सकता हूँ, लाइक ये बाद में और ये पहले, जैसे तुम्हें बेटर लगे, लाइक फॉर द अंडरस्टैंडिंग आई मे राइट लाइक फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी एट xi इंटू ई रेज़ टू पावर टी xi, वही बात है। तो प्रोबेबिलिटी एट x1 इंटू ई रेज़ टू पावर टी x1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x2 ई रेज़ टू पावर टी x2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x बराबर x3 एंड ई रेज़ टू पावर, मतलब इस तरह से, ठीक है, ई रेज़ टू पावर टी x3। नाउ यू कंपेयर विद द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x4 एंड ई रेज़ टू पावर टी x4 एंड 5 टर्म्स से मैं 5 तक ही जाऊंगा, बाकी 0 है प्रोबेबिलिटी, मतलब बाकी पॉइंट x5 and probability sorry e raised to power px5. Now you can simply compare with the questions, okay। so x1 पे प्रोबेबिलिटी 5/15 है, तो यहाँ x1 की वैल्यू जो है वो t का कोएफिशिएंट जो है 1 है, तो कोएफिशिएंट्स आर x1 x2, ठीक है, x3 एंड सो ऑन। सो सिंपली फ्रॉम दिस MGF you can decide, so x की वैल्यूज हो सकती है क्या, कोएफिशिएंट क्या क्या है, t एक्सपेक्टेशन में कोएफिशिएंट t का क्या है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, here you see 4, here you see 5, so x can take value 1 2 3 4 5 and probabilities क्या है उसके, so probabilities are at 1 you have probabilities this number, so 5/15, at 2 probabilities 4/15, at 3 probabilities 3/15, at 4 probabilities 2/15 and 5 probabilities 1/15, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा PDF, मतलब PDF इस बुक का टर्म है, बट इन स्ट्रिक्ट सेंस वी कॉल इट PMF बिकॉज इट इज फॉर डिस्क्रीट। किसको डाउट है, सो बस हमने इससे कंपेयर किया प्रोबेबिलिटी इनटू दिस MGF के डेफिनेशन से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यू सी द कोएफिशिएंट्स आर वैल्यूज ऑफ x, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ t, जैसे सर यहाँ पे तो ऐसे कर दिए तो इसका वैल्यू, सबका वैल्यू 1 आ गया, लेकिन सर कभी ऐसा क्वेश्चन रहा कि ऐसे MXT दिया रहे और सारे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू सर 1 नहीं रहे, कुछ इसमें मिसिंग रहे, तो सर वैसे क्या करेंगे कि सर कहीं पे ऐसा क्वेश्चंस देखे थे जिसका सर टोटल कर रहे थे ना ऐसे में, तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आ रहा था, तो सर वो शायद गेट में ही कोई क्वेश्चन था, वो फंस गए थे वहाँ पे। चलो दिखाना, देखेंगे, अगर हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन मूव करा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बट है तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसका सम 1 हो जाएगा ना, तो फिर 1 तो होगा ही, या कोएफिशिएंट्स फिर ऐसे जैसे कभी हाफ होता है तो इस तरह से होगा, मतलब ऐसा सम 1 होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटीज 1 होगा, या वो कंटिन्यूअस का PMF MGF हो सकता है, ठीक है सर। उसका अलग तरीका होगा। ओके, बाकी मोमेंट्स चाहिए तो मोमेंट्स यू कैन फाइंड,
जैसे अब मोमेंट एक तरीका यहाँ निकाल लिया, इससे भी आ सकता है, या यहाँ से डिफरेंशिएट करके देन यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट वे। एक बार डिफरेंशिएट कर T0 रखो तो फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट में पता है कि mgf पता है, तो उससे हम मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा अभी इसमें नेक्स्ट क्लास में, अभी इस पे और कुछ रिजल्ट्स हैं mgf पे जो मैंने लाइक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड हैं। ax प्लस by का mgf क्या होगा, इस तरह से। चलो तो पहले अभी आज हमने फिर से बताया तो हमने आज सिर्फ mgf किया है, और हमें जो सेकेंड टॉपिक जैम के सिलेबस में है उसके लिए तो जैसे बचा है 6v7 इक्वलिटी और एक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो mgf पे देख लेना क्वेश्चन जो बचेगा बता देना। जैसे क्या होता है, एक तो ये होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे होता है कि इफ mxt is mgf of x then what is mgf of y, मान लो ax प्लस b। तो ये इसी का आप तुमसे डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछ सकता है, जैसे mgf पूछ लिया। तो कुछ नहीं, जैसे ये इजी इसमें बताया था, जैसे ये फंक्शन ऑफ x है y, तो लाइक मुझे चाहिए mgf ऑफ y। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ टी वाई, ठीक है, x का चाहिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ मैंने y लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे y, टी वाई की जगह रख दो ax प्लस b, ठीक है। तो इसको अगर ओपन कर लेंगे तो ई रेज़ टू पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी ए एक्स प्लस टी बी। अब इसको ओपन कर लो, मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर ऐसा लिखता हूँ a into mxt plus b। हाँ राइट राइट, तो ई रेज़ टू पावर टी बी, जिन लोगों ने पहले देख रखा है फाइन। अब ये एक कांस्टेंट है, दिस इज लाइक अ कांस्टेंट फॉर ई के लिए, क्योंकि ई एक्स पे काम करता है सिर्फ। तो ई रेज़ टू पावर टी बी एक कांस्टेंट जैसा है इसके लिए, एक्स के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर टी बी को बाहर कर लो, ये बचा ई ऑफ एक्स, ई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर लाइक टी टाइम इसको ए एक्स कर दो, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। तो इसको बाहर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट था एक्सपेक्टेड ई के लिए। अब तो ई रेज़ टू पावर टी बी दिस इज नथिंग बट मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ किसका, एक्स के प्लेस पे ए एक्स है, ऐसा लिखा जाता है ना। तो इस तरह से है रिजल्ट, यही था मैंने, बाकी यू कैन ट्रांसफॉर्म इन दैट वे, ठीक है। तो ये क्या था, so in this way you can transform, this is ax। ओके, सो नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ये दोनों टॉपिक देखेंगे, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड चेबिशेव इक्वालिटी। टिल देन यू ट्राई द बुक लाइक वट एवर यू आर डूइंग। सो कुछ लोग बुक कर रहे हैं तो अच्छा है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो वैसे ही, मतलब जो भी बुक करना अपने हिसाब से करो। ये भी इतना हल्की से बुक है तो इसको भी लेते चलो साथ। ओके देन आई थिंक ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं, फिर कैन आस्क, चल अदरवाइज ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ट्राई करो, डाउट्स पूछते रहो, जिन लोगों का डाउट्स रह गया वो याद रखना, भूलना मत, नेक्स्ट टाइम फिर से पूछना, तब जब तक मैं ना बता दूँ, ठीक है। ठीक है फिर चलो, गुड नाइट, थैंक यू।